डियर स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक स्वागत है। हम अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से कारण थे जिनके कारण अमेरिका के लोगों ने अपनी तलवारें उठा ली और इंग्लैंड के लोगों को वहां से भगा दिया। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो में आएगी, इसलिए अच्छे से पढ़ें और साथ में नोटबुक रखें हाथ में, ताकि कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो नोट करते जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कारण था वो अमेरिका के लोगों, जो वहाँ पर बसे हुए लोग थे, उनका इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति बहुत ही कम थी। अब यहाँ पर यह प्रश्न आता है कि ये लोग कौन थे जो इंग्लैंड में जाकर बसे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि इंग्लैंड और यूरोप के अन्य देशों से कई लोग जाकर के अमेरिका में बसे। तो वो लोग अमेरिका में इसलिए बसे थे क्योंकि इंग्लैंड या यूरोप में वो बहुत ही दुखी थे। किस प्रकार के दुख थे? राजा का अत्याचार था, धर्म का अत्याचार था और वहाँ पर उनको पर्याप्त मान सम्मान नहीं मिला, इसलिए वो सभी लोग भाग करके गए थे। इसलिए चूंकि इंग्लैंड से वो भाग करके गए थे, इसलिए उनका इंग्लैंड के प्रति कोई प्रेम नहीं था। तो उनका न तो इंग्लैंड का जो एंग्लिकन चर्च था उसमें कोई आस्था थी, न ही इंग्लैंड का जो राजा था उसमें कोई आस्था थी। इसलिए वो लोग कहते थे कि जब हम इंग्लैंड छोड़ करके आ गए हैं तो अब हम अपने उस राजा और चर्च के आदेशों को क्यों माने। तो इस प्रकार से एक और वर्ग था जो इंग्लैंड में अपराधी था और उसको, उन अपराधियों को सजा देने के लिए अमेरिका भेज दिया जाता था। जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो बाद में यूरोप के अपराधी ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने लगे। तो अपराधी जब वहाँ पर बसने लगे अमेरिका में, तो उनका भी इंग्लैंड से कोई प्रेम नहीं था। क्योंकि इंग्लैंड से कोई प्रेम नहीं था, इसलिए इन लोगों ने, अमेरिका के लोगों ने इंग्लैंड के विरुद्ध अपना संघर्ष शुरू किया। इसलिए कहा जाता है कि इंग्लैंड के देश के प्रति उनकी सहानुभूति नहीं थी। दूसरा, बौद्धिक जागृति, अर्थात अमेरिका के लोगों में अब धीरे धीरे बौद्धिक चेतना आने लगी। और वो बौद्धिक चेतना किस प्रकार की थी? बौद्धिक चेतना यह थी कि इंग्लैंड हम पर शासन नहीं करेगा। और ये बौद्धिक चेतना कहाँ से शुरू हुई? एक इतिहास, पॉलिटिकल साइंस का व्यक्ति था थॉमस पेन। इसको थॉमस पेन भी कई जगह लिखा जाता है, थॉमस पेन, और उसकी पुस्तक थी कॉमन सेंस। उसने इस पुस्तक में कहा कि ये तो कॉमन सेंस की बात है कि कोई एक छोटा सा द्वीप किस प्रकार से एक महाद्वीप पर शासन कर सकता है। यहाँ छोटा सा द्वीप इंग्लैंड है और महाद्वीप अमेरिका है। थॉमस पेन ने क्या कहा कि एक छोटा सा द्वीप किसी बड़े से महाद्वीप पर शासन नहीं कर सकता है। क्योंकि इंग्लैंड इस प्रकार का शासन कर रहा था, इसलिए थॉमस पेन ने कहा कि ये गलत है। दूसरा एक और व्यक्ति हुआ अमेरिका का बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक सोसाइटी की स्थापना की जिसको अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी कहा जाता है। फिलोसॉफिकल सोसाइटी। इस सोसाइटी के माध्यम से उसने नए नए विचारों का प्रचार प्रसार किया और विभिन्न प्रकार की गोष्ठियां आयोजित करके लोगों को लामबंद करने का प्रयास किया। वहीं इसी समय लगभग 1636 ईस्वी में एक विश्वविद्यालय खुला जिसका नाम था कैम्ब्रिज। आज आपने कैम्ब्रिज का नाम सुना होगा, दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आता है। तो कैम्ब्रिज जो नगर है वहाँ पर हार्वर्ड कॉलेज खोला गया। उसी समय 1693 में एक शहर है वर्जीनिया, वहाँ विलियम एंड मैरी ये कॉलेज यहाँ पर भी खुला। वहीं पेंसिल्वेनिया एक प्रांत है और उस प्रांत में एक समुदाय था जो इंग्लैंड से भाग करके गया था, क्वेकर। उस क्वेकर समुदाय ने बहुत सारी शैक्षणिक संस्थाएं खोली। इन शैक्षणिक संस्थाओं में कुल मिलाकर यही सार रूप में पढ़ाया जाता था कि इंग्लैंड जिस प्रकार से अमेरिका पर शासन कर रहा है
वो कानूनी नहीं है, नैतिक नहीं है। कुछ विद्वान हुए जैसे जेम्स ओटिस, पैट्रिक हेनरी, आगे इनके बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे, और सैमुअल एडम्स। इन लोगों ने क्रांति के समय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि अब इंग्लैंड का शासन हमारे ऊपर ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अमेरिका का सबसे पहला समाचार पत्र जो बोस्टन से निकला, इसको बोस्टन न्यूज़ लेटर कहा जाता है। ये समाचार पत्र था जो अमेरिका के लोगों को प्रेरित कर रहा था कि हम इंग्लैंड के अधीन नहीं रहेंगे। और समाचार पत्रों की शिक्षण संस्थाओं की भूमिका हमेशा स्वतंत्रता संग्रामों या क्रांतियों में रही है। 1765 में पहला न्यूज़पेपर बना और 1765 आते आते अमेरिका में लगभग 25 से ज़्यादा समाचार पत्र प्रचलन में आ गए। तो इस प्रकार से शिक्षा और समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों का बौद्धिक विकास हुआ और उनके मस्तिष्क में यह बात घर कर गई कि अमेरिका पर कोई दूसरा देश शासन नहीं कर सकता। तीसरा जो कारण है, गवर्नर और स्थानीय विधान परिषद में तनाव है। अमेरिका में जो उस समय शासन व्यवस्था चल रही थी, उस समय कुल 13 बस्तियां थी और 13 बस्तियों का शासन गवर्नर किया करता था और गवर्नर की एक काउंसिल हुआ करती थी जिसको विधान परिषद कहते हैं। लेकिन गवर्नर की नियुक्ति इंग्लैंड का राजा किया करता था और विधान परिषद है वो स्थानीय लोगों से मिलकर बनती थी। लेकिन गवर्नर के पास में इतनी अधिक शक्तियाँ थी कि वह विधान परिषद की बातों की अवहेलना आसानी से कर सकता था। इसलिए विधान परिषद के लोगों या खासकर स्थानीय लोगों के मन में यह प्रश्न हमेशा तैयार रहता था कि ये गवर्नर का जो शासन है, जो इंग्लैंड से चलने वाला शासन है, वो नहीं होना चाहिए। वास्तव में गवर्नर के पास में बहुत अधिक शक्तियाँ थी और काफ़ी हद तक स्वायत्तता भी थी, लेकिन फिर भी सैद्धांतिक दृष्टि ये थी कि इंग्लैंड के राजा द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति हमारे ऊपर शासन नहीं करेगा। अगला जो कारण है वो सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव है। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा गया और ये सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया था 1756 से 63 तक, अर्थात ये 7 वर्षों तक चला युद्ध, इसलिए इसको सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। और जब ये 7 वर्षों तक युद्ध चला तो इसमें अंत में इंग्लैंड की जीत हो गई और फ्रांस पराजित हो गया। इससे क्या हुआ? इससे अमेरिका का जो उत्तरी भाग है वो अभी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में था, लेकिन सप्तवर्षीय युद्ध के बाद में वो पूरा क्षेत्र है वो अब इंग्लैंड के कब्जे में आ गया। अब इंग्लैंड के लोगों और वहाँ के मूल निवासी, जिसको रेड इंडियन कहा जाता था, इनके बीच में कोई भी रजामंदी नहीं थी, सहमति नहीं थी। वो हमेशा आपस में एक दूसरे के विरोधी रहे। इसलिए यहाँ के लोगों ने, खास करके उत्तरी अमेरिका के लोगों ने इंग्लैंड का विरोध करना शुरू कर दिया। दूसरा, अभी तक जो लोग अमेरिका में स्वतंत्रता की बात कर रहे थे वो अब इसलिए भी चुप थे क्योंकि उनको भय था कि यदि हम इंग्लैंड को बाहर निकाल देंगे तो फ्रांस अधिकार कर लेगा। अब चूँकि फ्रांस का अस्तित्व अमेरिका के इतिहास में ख़त्म हो चुका था, इसलिए अब उनको लगता था कि वो केवल और केवल इंग्लैंड से लड़ना है। इसलिए सप्तवर्षीय युद्ध के बाद में इंग्लैंड के विरुद्ध अमेरिका के लोग इकट्ठे होने लगे और उनको यह भी आशा थी कि फ्रांस इंग्लैंड से बदला लेना चाहता है, इसलिए अब हमारे स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस हमारी मदद कर सकता है। तो इन सब कारणों के कारण सप्तवर्षीय युद्ध का असर इतना हुआ कि युद्ध के ख़त्म होते होते अमेरिका में स्वतंत्रता की मांग है वो बढ़ने लग गई। उपनिवेशों का खुला वातावरण। खुला वातावरण का तात्पर्य क्या है कि उपनिवेशों में जो लोग रहते थे, खास करके इन 13 बस्तियों में जो यूरोप के लोगों ने बसाई थी, इन 13 बस्तियों के लोगों पर इंग्लैंड का शासन नाम मात्र का था, अर्थात उन्हें अपनी दिनचर्या अपने अनुसार चलाने का लगभग पूरा अधिकार था। वास्तव में अमेरिका के जो नागरिक हैं वो स्वतंत्रता और लोकतंत्र के कई घटकों को जो उस समय मौजूद थे दुनिया में, उसका उपभोग कर रहे थे और इंग्लैंड के राजा ने भी कभी भी इन लोगों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन जब सप्तवर्षीय युद्ध हुए और उसमें इंग्लैंड जीता तो सही, लेकिन आर्थिक भार इंग्लैंड पर बहुत अधिक बढ़ गया, इसलिए इंग्लैंड ने अब अमेरिका के लोगों पर जो कानून पहले बने हुए थे उनको कठोरता से लागू करने का प्रयास किया
चूंकि लोग पहले से स्वतंत्र वातावरण में रह रहे थे, इसलिए उनको अब जो कानूनों को सख्ती से लागू करने की प्रक्रिया है वो उनको बंधन युक्त लगी, इसलिए इन बंधन से मुक्त होने का प्रयास करना इन्होंने निश्चय कर लिया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंग्लैंड का प्रारंभ में नगण्य हस्तक्षेप। इंग्लैंड का राजा गवर्नर के माध्यम से शासन करता था, लेकिन उसका स्थानीय राजनीति में बहुत ही कम हस्तक्षेप था। अर्थात इंग्लैंड के द्वारा किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं था। इंग्लैंड का एकमात्र उद्देश्य यह था कि इस पूरे महाद्वीप से कच्चा माल हमको समय पर मिलता रहे और जो भी पका माल तैयार होता है और वो बेचने जाते वहाँ पर वो बिक जाना चाहिए। इससे ज़्यादा कोई हस्तक्षेप लगभग 150-200 सालों के शासनकाल के दौरान कभी भी नहीं हुआ। लेकिन अब जब इंग्लैंड के राजा ने तय किया कि नहीं, अमेरिका से कानूनों का पालन सख्ती से करवाना है और यदि आवश्यकता पड़े तो और नए कानून बनाने हैं, जब रुचिपूर्ण तरीके से उसमें हस्तक्षेप करने का प्रारंभ किया तो अमेरिका के लोगों को यह अनुचित लगा, उसको नागवार गुजरा, इसलिए उन्होंने इसका विरोध कर दिया। उसी समय इंग्लैंड में भी राजतंत्र और संसद के अधिकारों के बीच में संघर्ष चल रहा था और उसी संघर्ष के दौरान राजा है वो बहुत कम ध्यान दे पाए अपने उपनिवेशों में, तो उपनिवेश है वो लगभग अपनी आज़ादी से रहे। लेकिन अब राजतंत्र है वो और संसद के बीच जो अधिकारों का झगड़ा था वो खत्म हो चुका था, इसलिए अब इंग्लैंड का राजा है वो अपने उपनिवेशों पर अधिक ध्यान दे रहा था। इसलिए जब इंग्लैंड ने नेविगेशन कानून बनाए तो उसका विरोध भी अमेरिका के लोगों के द्वारा किया गया, जहाँ जहाँ उपनिवेश थे उन लोगों द्वारा किया गया, क्योंकि नेविगेशन कानून के माध्यम से जो कच्चा माल या पक्का माल है वो केवल और केवल इंग्लैंड के जहाज़ों से ले जाया जा सकता था। इससे व्यापारिक प्रतिस्पर्धा अन्य लोगों की खत्म हो गई और इंग्लैंड एकमात्र प्रतिद्वंदी के रूप में उभरा। तो इस प्रकार से जब संघर्ष शुरू हुआ तो इंग्लैंड के राजा ने और अधिक हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। फिर उसका विरोध अमेरिका के लोगों ने किया तो इंग्लैंड के राजा ने फिर से कठोर कानून लगाए। तो इस प्रकार से कानून विरोध की प्रक्रिया चलती रही और इसका अंत स्वतंत्रता संग्राम की दहलीज पर जाकर हुआ। तो इस प्रकार से इंग्लैंड का प्रारंभ में नगण्य हस्तक्षेप था और बाद में हस्तक्षेप बढ़ गया तो उसका विरोध होना शुरू हो गया। इसके जो 2 पॉइंट्स है, ब्रिटिश संसद और जॉर्ज तृतीय की नीतियां और उसके विभिन्न प्रकार के कानून, इसके बारे में अगले वीडियो में बनाएंगे। इसके अगले वीडियो में पढ़ते हैं, नहीं तो फिर ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। थैंक यू।